आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे हम ये समझ पाते हैं कि किसके लिए क्या डिसीजन सही है? एक ग्रेडिंग होती है हमारे बॉल्डनेस की, ग्रेड 1 से लेके 7 तक। तो उसमें हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ता है कि किस ग्रेड की बॉल्डनेस है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। काफी सेलिब्रिटीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। जो भी इंस्टाग्राम पे या जो भी जिन एडवर्टाइजमेंट में जो मेडिसिन चल रही हैं, इसमें कितना सेफ है? क्या ये इस तरह से यूज कर लेना चाहिए? हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाई सोशल मीडिया। हर एक की बालों की समस्या डिफरेंट है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, जैसे पता लगे कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण क्या है। किस ग्रेड पे लगभग कितने हेयर आप डिसाइड करते हैं और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो हेयर्स कहाँ से आएंगे? इन बालों को हम पीछे से उधार लेके जहां हमें आगे जरूरत है उनको ले लेते हैं। पर्पस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज टू गेट रिड ऑफ योर बॉल्ड लुक, जैसे कि कोई बता ना पाए आपको कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ। क्या सच में फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट कराती हैं? और ये लड़कियों को बॉल्डनेस होती है तो क्या ये भी किसी हार्मोन से रिलेटेड होती है? मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रायल से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए। अगर हम आईब्रो, आईलैश या बियर्ड की बात करें तो इसके लिए हेयर कहाँ से उठाए जाते हैं और कहाँ के हेयर यहाँ लगाए जाते हैं? ग्राफ्ट्स को मॉडिफाई करते हैं आईब्रो के स्टाइल में और उसकी डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर्ड में अगर पैची लॉस है तो हम प्रेफर करते हैं बियर्ड का हेयर लेके लगा दें। हर जगह बालों का एंगल और डायरेक्शन चेंज होता है। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो कुछ मेडिकल पैरामीटर्स भी होंगे कि मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर। किसी को शुगर है या किसी को थायराइड है, किसी का इम्यूनोसप्रेशन है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ हुआ है, ट्रांसप्लांट का ग्राफ्ट लॉस रेशियो बढ़ जाता है। क्या इसके लिए कोई खास मौसम भी होता है कि इस मौसम में कराना सबसे अच्छा होता है और या नहीं होता है? इट इज ओनली अबाउट कि जब आपके पास टाइम हो, आपके पास फुर्सत हो, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, जो भी हैं आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, मगर हम ये भी जानते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, हम सामने वाली खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं, चाहे तो वो प्रॉब्लम सोसाइटी क्रिएट कर देती है, चाहे वो प्रॉब्लम रियल में होती है। पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ फंस जाता है कि क्या ये ठीक लग रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए। स्पेशली पहले तो ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों के साथ होती थी, क्योंकि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों के लिए माना जाता था। मगर ड्यू टू इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया की वजह से और मार्केटिंग की वजह से आजकल लड़के भी उतने ही कॉन्शियस होने लगे हैं। जी हाँ, और लड़कों में सबसे ज़्यादा कॉमन है उनका हेयर। जी हाँ, बाल्डनेस आजकल बहुत जल्दी भी शुरू होने लगी है और बहुत कंसर्न भी होने लगे हैं लोग इसको लेकर। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ लड़कों में होने वाली इस बाल्डनेस के बारे में। क्या सही है, किस उम्र पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना भी चाहिए या नहीं? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की बातों में आ जाते हैं, कुछ भी कोई बोल देता है इंस्टा पे, 4 बार कुछ चीज़ आ जाती है, हमें लगता है बस यही चीज़ है जो हमें ठीक कर पाएगी। अगर इसी सवाल का जवाब किसी एक्सपर्ट से मिले जिसको सालों का एक्सपीरियंस हो और जिसके पास बहुत कुछ हो बताने के लिए, लेकिन शायद वो अपनी ओटी से बाहर निकल के ये बातें कर ही नहीं पाते, लेकिन आज मैंने उनको पकड़ लिया है। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो MCH प्लास्टिक सर्जन है और बहुत सालों से एस्थेटिक और कॉस्मेटिक वर्ल्ड में अपना नाम बना चुके हैं। जी हाँ, आज ओटी के बाहर मुझे मिल तो गए हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, तो अपने और आपके सारे सवाल आज मैं इनसे पूछने वाली हूँ। नमस्कार डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, आज मैंने आपको ओटी के बाहर पकड़ ही लिया है। हेलो डॉक्टर सुरभि, इट्स ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू, इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट यू। आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और हर पेशेंट के अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो कैसे हम ये समझ पाते हैं कि किसके लिए क्या डिसीजन सही है? लाइक उसकी एज के हिसाब से, उसके हेयर लॉस के हिसाब से, उसके जेनेटिक्स, मतलब आप कैसे डिसीजन लेते हैं कि इसको क्या ट्रीटमेंट इसके लिए सही होने वाला है? ठीक है, तो आज हेयर लॉस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है बॉल्डनेस, और ये बड़ी कम एज में शुरू हो गई है। अब 18-19 साल के बच्चे हमारे पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो जो एज की बात करी आपने, नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रेडिंग होती है हमारे बॉल्डनेस की, ग्रेड 1 से लेके 7 तक। तो उसमें हमें उनको डालना होता है, कैटेगराइज करना पड़ता है कि किस ग्रेड की बॉल्डनेस है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। एज की बात करी आपने, तो नॉर्मली क्या होता है, 18-19 साल से अगर हेयर थिनिंग किसी के शुरू हो जाती है तो वो कैंडिडेट नहीं है ट्रांसप्लांट का। उसको पहले हमें मेडिकल मैनेजमेंट करना है, कुछ दवाइयाँ देनी है, जैसे कि उनके बालों को हम लंबे समय तक उनके सर पर बचा के रख सकें। अगर किसी एरिया में बॉल्डनेस आ चुकी है तब हम उसको नए बाल लगा के हेयर ट्रांसप्लांट करके ठीक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो जाननी है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ बॉल्डनेस।
इट इज़ जस्ट हाइडिंग योर बॉल्डनेस। तो बॉल्डनेस आने के बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बीच की जो स्टेजेस होती हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज हेयर थिनिंग, ये बहुत डाइसी है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें आते हैं कि हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं ट्राइकोस्कोप्स। उससे हम देखते हैं स्कैल्प की कंडीशन क्या है, बाल क्या है, बालों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, आइदर विद मेडिसिन, कोई प्रोसीजर्स हैं, लेज़र्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अपने आगे की बातचीत में। तो दिस इज़ इट। एज नॉर्मली हम लोग जब तक बच्चा 24-25 साल का ना हो जाए, वी डोंट प्रिफर डूइंग इट। अगर लेकिन उससे कम एज में भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बॉल्डनेस सेट इन हो गई है, वी कैन गो फॉर इट। जैसे आपने बात की डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने एक ऑनेस्ट चीज़ जो आपने यहाँ पे रखी कि हर बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो बता सकते हैं हमारे दोस्त? होता क्या है कि सेलिब्रिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है, सबका ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट खाली सेलिब्रिटीज़ ही कराते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज़ कराते हैं तो एक चर्चा हो जाती है बस। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे लोगों को कि आपने किन किन सेलिब्रिटीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट एक किया है? डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसके तहत मैं बता तो नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ दिख जाते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। मुझे खुशी हुई कि आप इस कॉन्फिडेंशियलिटी को, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वरना ज़्यादातर मैं देखती हूँ लोग इसका इतना प्रचार करते हैं अपने बाहर लगा कर, फ़ोटो लगाकर, जो मुझे कई बार बड़ा वियर्ड भी लगता है कि शायद मैं अलाउ नहीं कर पाऊँगी। बट थैंकफुली कोई ऐसा डॉक्टर है कि जो इसको मेंटेन कर रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस। अभी हम बात करें कि हम फिर से शुरू से लेके चलते हैं कि आपने जैसे बताया कि बच्चों में, मतलब बच्चे तो नहीं बोलूँगी, एडल्ट हो जाते हैं 18 साल में, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न किस एज में लिया जा सकता है ये डॉक्टर तय करेगा। नॉर्मली बहुत सारे लोग अलग से कुछ विटामिन्स, कुछ अलग-अलग टैबलेट्स आजकल आ रही हैं, जिसमें मैंने सुना है कि फिनिस्टाइड के साथ में ये मिनॉक्सिडिल और ये सब, बिना इनके साइड इफ़ेक्ट जाने, बिना इनको पूरी तरह समझे, इतना प्रचार इन चीज़ों का हो रहा है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ये सब ट्राई करके आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ ये कितनी सेफ़ हैं कि जो भी इंस्टाग्राम पे या जो भी जिन एडवर्टाइज़मेंट में जो मेडिसिन चल रही हैं, मिनॉक्सिडिल प्लस ये वो, इसमें कितना सेफ़ है? क्या ये इस तरह से यूज़ कर लेना चाहिए? क्या ये मतलब काउंटर से जाके ओवर द काउंटर वाली ड्रग्स हैं जो ले लेना चाहिए, या इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है? इसका स्ट्रेट आंसर यही है, इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय सोशल मीडिया, बट हर एक की बालों की समस्या डिफरेंट है, हर एक के बालों का टेक्सचर डिफरेंट है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे पता लगे कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण क्या है। वो कारण एक बार आप जान लेंगे, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे कॉमन जेनेटिक फैक्टर है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से बाल जाते हैं। तो जब तक कि हम उसका मूल कारण ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, आप जाके चेक कराइए, स्कोपी कराइए, आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, फिर उसको दूर करने की कोशिश वो आपको डॉक्टर बताएगा। रही बात इन दवाइयों की, तो जो ये कॉमन दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं, दे आर इफेक्टिव, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर कि किसके लिए कितनी डोज होनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आपको ये किसके साइड इफेक्ट्स, कोई भी चीज़ बिना साइड इफेक्ट के नहीं है। तो हमें एक बेनिफिट और साइड इफेक्ट का रेशियो ढूंढना है कि हमें किस दवाई से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस दवाई से हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसको हमें चूज़ करना है। मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का बेटा आया था जो लगभग 22 साल का था, और उसको अपने हेयर थिनिंग का उसने किसी इंस्टाग्राम से कोई सॉल्यूशन ढूंढा, और उसने मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड का कॉम्बिनेशन शुरू किया। बाद में उसको किसी ने बताया कि उसको फ्यूचर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं। ये कितना सच है? क्या ये सही है, नहीं है, या ये इसमें से मैं उसको फेवर करें या नहीं करें? इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग ड्रग हैं। मिनॉक्सिडिल एक अलग ड्रग है, फिनिस्टाइड एक अलग ड्रग है। दोनों ही बालों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड। इनका जुडिशियस यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिथ भी है ये कि हाँ, बालों की समस्या की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, बट हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है। तो हम फिनिस्टाइड के बारे में अगर बात करें तो उसकी एक पर्टिकुलर डोज है जो बालों में काम करती है। उसका मेन काम यह है कि वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्जन में रोकती है और बालों की जड़ों पे टेस्टोस्टेरोन को चिपकने से रोकती है। बालों में इसके रिसेप्टर बहुत कम होते हैं, तो इसकी डोज जो बालों के लिए है वो बहुत कम है, जस्ट 1 मिलीग्राम। उस 1 मिलीग्राम डोज में भी 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर होते हैं तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसके ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स हैं वो लेने चाहिए। अदरवाइज 95 खुश हैं।
95% उसे खा के, बट इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर और आपके हिसाब से उसकी डोज बननी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि ग्रेडिंग क्या है, तो किस ग्रेड पे लगभग कितने हेयर आप डिसाइड करते हैं और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो हेयर्स कहाँ से आएंगे? क्या कोई भी हेयर लगाया जा सकता है? मतलब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर जल्दी एज पे लगा दिया तो बाद में तो बहुत सारे बाल चले जाएंगे, या ये तो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, ये तो चले ही जाते हैं, अगर दवाइयाँ खानी छोड़ दो तो ये तो थोड़े दिन बाद गिर ही जाते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को आती है कि अरे बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, थोड़े दिन बाद ये गिर जाएंगे, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी या सीरम लगाना पड़ेगा। क्या ये सब इतना कम्बरसम है? आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ लिए, एक एक करके इसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है, जब पेशेंट आपके पास आया है तो हमें डिस्कशन करना पड़ता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट ये है कि जो हमारे पीछे वाले बाल हैं, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग को भी देखा होगा, 70-80 साल की उम्र तक ये एक पट्टी बची रहती है। इन बालों में कुछ खास बात है। वो खास बात ये है कि ये जो बाल हैं हमारे पीछे वाले, जिसको हम परमानेंट जोन बोलते हैं, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स आवर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो ये ज़्यादा उम्र तक चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, इन बालों को हम पीछे से उधार लेके जहां हमें आगे ज़रूरत है उनको ले लेते हैं। बट इसमें एक ब्रेक है, पीछे हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ हेयर नहीं है। पीछे के डोनर एरिया से डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन हम 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट एवरेज निकाल लेते हैं। कुछ के से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट हमारे पास निकल सकता है। अब 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट हमारे पास हैं यहाँ पर। अब आती है बात ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, कि किस ग्रेड में हम कितने लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट आता है तो हमारा पहला हिस्ट्री जो एक क्वेश्चनेयर है हमारा, हम लिखवाते हैं, उसमें ये लिखवाते हैं कि कोई मेडिकल एलिमेंट तो नहीं है, स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, और फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर उनके खानदान में, खानदान माने फादर साइड भी हो सकता है, मदर साइड भी हो सकता है, मामा, नाना, चाचा, ताऊ, दादा, किसी को भी किस ग्रेड की बॉल्डनेस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मान लीजिए दादा को ग्रेड 7 बॉल्डनेस थी, लड़का 20 साल की उम्र में आ गया, उसको ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, यू हैव टू डिसाइड वेरी जुडिशियसली कि सारे बाल अभी खर्च कर दूंगा तो जब इसको ग्रेड 7 होगा तब मैं क्या करूंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हम डिसाइड करते हैं किसको कब ट्रीट करना है और कैसे ट्रीट करना है, और वैसे ही उसको समझाना होता है। बच्चे यंग एज में आ जाते हैं, मान लीजिए 20 साल की उम्र में आ गए, लेकिन मैं देख रहा हूं अपने फादर के साथ आए, उनके फादर ग्रेड 7 बॉल्ड हैं, तो उसका भी फ्यूचर यही है। तो हमें उसको समझाना है कि हम तुम्हारे सारा डोनर अभी नहीं खर्च कर सकते। अगर अभी खर्च कर दिया तो बाद में एक अननेचुरल बॉल्डनेस आएगी, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तब क्या करोगे, वो समझाना है हमें उसे। तो इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्या ग्रेड है ऑन एन एवरेज। अब मान लीजिए कि डोनर अच्छा है, उसका फैमिली हिस्ट्री भी इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं एक पाम साइज एरिया कवर करना है, मान लीजिए हमें ग्रेड 3 बॉल्डनेस के हिसाब से, तो मिनिमम 3000 ग्राफ्ट लगने चाहिए। ओके। अब 3000 ग्राफ्ट भी आपकी नेचुरल डेंसिटी को मैच नहीं कर सकते। नेचुरल डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम पर स्क्वायर सेंटीमीटर देखें तो 100 से 200 तक होती है, और ट्रांसप्लांट की जो नेचुरल डेंसिटी जो हम दे पाते हैं वो होती है मुश्किल से 50-60, वो बहुत कम होती है। नाउ कम्स द वैल्यू ऑफ आर्ट एंड हेयर डिज़ाइनिंग, कि कौन आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है कि कम बालों में भी कैसे अच्छा लगे। तो पर्पस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज टू गेट रिड ऑफ योर बॉल्ड लुक। पुरानी बातें नहीं ला सकते, लेकिन अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉल्डनेस खत्म हो जाए। उसमें एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन काम आता है, कितना नेचुरल आपका हेयर ट्रांसप्लांट लग रहा है। हेयर डिज़ाइनिंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि स्लिट्स बन रहे हैं, किस एंगल, डायरेक्शन, डेंसिटी और डेप्थ में बन रहे हैं, क्या फ्लो ऑफ हेयर आ रहा है, जैसे कि कोई बता ना पाए आपको कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मान लीजिए ग्रेड 6, ग्रेड 7 बॉल्डनेस है, तो आपको पेशेंट को एश्योर कराना है कि क्या रियलिटी एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अगर वो ग्रेड 7 बॉल्ड है, पूरा गंजा है, और आपके सामने आके बैठ के बोले कि डॉक्टर साहब मुझे पूरा सर बालों से भरा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट आप उसकी पूरी कर नहीं सकते, और आप करेंगे तो वो खुश नहीं होगा। तो उसको प्रैक्टिकल बताना है कि भाई ये आपके लिए हो सकता है, ये आपके लिए नहीं हो सकता है। उसके बाद ही वो ट्रांसप्लांट कराएगा तो वो खुश रहेगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके ट्रांसप्लांट कराएगा तो वो कभी खुश रहेगा नहीं। फिर भी पीछे का डोनर खत्म हो जाता है तो हमारे पास और डोनर्स होते हैं, जैसे हम बियर्ड से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं, बट सर का बाल ही सबसे अच्छा लगता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्कैल्प हेयर। वो खत्म हो जाते हैं तब बीच बीच में लगाने के काम आ सकता है। तो ये एक नॉर्मल जर्नी है जो कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो
पेशेंट को इस तरह से गाइड करता है। तो इट इज़ नेवर ए फिक्स नंबर, इट इज़ ऑल अबाउट कि हमें उस पेशेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। मतलब ये सारा खेल है एक्सपेक्टेशन पेशेंट की और लिमिटेशन सर्जन की, इसके बीच में कहीं हमें रुकना पड़ता है ताकि हम वो रिजल्ट्स दे सकें जो सच में रियलिस्टिक है। डॉक्टर साहब, मैं ऐसा देखती हूँ कि जैसे बहुत सारे मतलब कुछ नाम मुझे नहीं पता उनका हेयर ट्रांसप्लांट किसने किया, मगर फिर भी कुछ नाम मन में आते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो हम इतनी सारी बार देखते हैं, हिमेश रेशमिया की बात हम करते हैं, अमिताभ बच्चन के बाल आज तक ऐसे ही दिखाई देते हैं, सलमान खान के बाल ऐसे क्यों दिखते हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके बाल में वो थिननेस नहीं आती है और बाकी जो लोग कराते हैं उनको लगता है कि हमारी डेंसिटी वो क्यों नहीं आ सकती है? तो आपने जितने भी अभी सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए, वो जो है हेयर सिस्टम का यूज़ करते हैं। हेयर सिस्टम एक आर्टिफिशियल पैच है, उसका यूज़ करते हैं। कपिल शर्मा, मिस्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान जो हैं उन्होंने हाइब्रिड मोड का यूज़ किया हुआ है। हाइब्रिड मोड हम इसे कहते हैं कि जिनके ज़्यादा बॉल्डनेस होती है और अभी जैसे मैंने अभी बात करी कि उनको ख्वाहिश है कि पूरा सर भर जाए और नेचुरल भी लगना चाहिए। विग की या हेयर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि वो अननेचुरल लगता है। उसके लिए हम लोग करते हैं हाइब्रिड मोड जो प्रोसीजर है, उसमें हम आगे आगे हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जो भी हमारे 3-4 हज़ार 5,000 ग्राफ्ट निकले वो 2-3 फिंगर ब्रेथ पे ही सारे लगा देते हैं हाई डेंसिटी। उसके पीछे हम पैच लगा लेते हैं, तो सामने से नेचुरल लगता है और पीछे से कवर लगता है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी इस मेथड को फॉलो करते हैं। ओके, मतलब मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा भी कुछ होता है? मगर सही बात है, जब तक सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे तो जानेंगे भी कैसे ना। तो ये भी तरीके बहुत कुछ हैं। आप अपनी जो भी मन में सवाल है, ख्वाहिश है, एक बार लेके डॉक्टर के पास जाइए, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके लिए। अभी मैं बात करूंगी मेंटेनेंस को लेकर, कि जैसे आपने बताया अगर यंग एज में ट्रांसप्लांट कराए तो उसका मेंटेनेंस, मिड एज में कराते हैं तो मेंटेनेंस, और बाद वाली एज में कराते हैं, क्या मेंटेनेंस अलग होता है? दूसरा सवाल मैं एक साथ, कि मैं क्या करूं, मुझे ज़्यादा बोलने की प्रॉब्लम है तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ आ जाते हैं। उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है, कितनी बार रिपीट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और कितने गैप पे? जैसे आपने कहा कि लास्ट में हम उसके वो जो उसकी 7 ग्रेड वाली एक्सपेक्टेशन है उनको कैसे पूरा करेंगे अगर हमने अभी सारे बाल लगा दिए, तो क्या हम कितनी बार इसको रिपीट किया जा सकता है ट्रांसप्लांट को? तो ये दोनों सवाल है मेंटेनेंस एंड रिपीट ट्रांसप्लांट को लेकर। तो हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट ये है कि ये वाले बाल यहाँ पर लग गए आके, इनकी उम्र जो भी है वो ये यहाँ पर उम्र चलेगी 60, 70, 100 जब भी चलने हैं। बट अब इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? नंबर ऑफ हेयर। हमारे स्कैल्प शो तब शुरू होता है जब करीब 50% लॉस ऑफ वॉल्यूम हो जाता है हमारे बालों का। तब हमें अपनी बॉल्डनेस पता लगनी शुरू होती है कि हम अब बॉल्ड लगने लगे हैं, हमारा स्कैल्प दिखने लगता है। वो है, हम जो ट्रांसप्लांट में बाल दे रहे हैं दैट इज अराउंड 1/8 1/10 ऑफ द नंबर जो हमें चाहिए। उन बालों को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जाते तो कभी नहीं है। मतलब टेक्निकली मैं बोलूंगा तो दे विल स्टे फॉर लाइफ, बट प्रैक्टिकली विद एवरी न्यू साइकिल जो कि 2 से 6 साल में आती है, उनमें थिनिंग आती है। ऑलरेडी नंबर में कम है और थिनिंग आ गई तो दोबारा से स्कैल्प शो शुरू हो जाएगा और जिसने करवाया उसको लगेगा कि मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल भी गिर रहे हैं। तो इन ट्रांसप्लांटेड बालों को प्लस आपके जो अपने बाल बचे हुए हैं, चाहे वो छोटे हों, रुआ हों, बेबी हेयर हो, लेनिगो हेयर हो, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्कैल्प शो को बंद करने में। तो जो मेन मैनेजमेंट ऑफ हेयर फॉल और पोस्ट ट्रांसप्लांट है वो चलते रहना चाहिए एज लॉन्ग एज यू कैन डू। उसे नहीं छोड़ना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि या तो हम इतने नंबर देते रहें कि नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट करते रहें कि हम धीरे धीरे भर के यहाँ से यहाँ तक अगर हमें 30-40 हज़ार चाहिए तो या तो हम उसको नंबर दे वो तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट उतने नंबर हमारे पास होते नहीं है। इसलिए दवाइयों से क्या फ़ायदा होता है कि वो बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है, उसकी मेंटेनेंस रहती है। थेरेपीज़ हैं, PRP थेरेपीज़ हैं, लेज़र थेरेपीज़ हैं, मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, ऑन एंड ऑफ अगर हम लेते रहेंगे तो वो बड़े लॉन्ग टर्म चलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट। अदरवाइज क्या है कि वो लुक आपका जिसकी वजह से आपने कराई थी वो 4-5 साल में कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल ये था कि कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है? 5 बार, 10 बार? कितने सेशंस हो सकते हैं इसके? और कब हम कैसे जुडिशियसली डिसाइड करते हैं कि हमारे को सेकंड ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट जो हम कर सकते हैं वो हमारे डोनर की अवेलेबिलिटी पे होता है। एक सेशन ऑफ ट्रांसप्लांट में एवरेज 3,000 से 5,000 ग्राफ्ट यूज़ हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या है।
मान लीजिए ग्रेड 6 या ग्रेड 7 बॉल्ड है, हमने आगे आगे कवर कर दिया, ये मान लीजिए पीछे छोड़ दिया, तो अब पीछे भी हमें लगाना है, वी कैन गो फॉर अ सेकंड सेशन ऑफ ट्रांसप्लांट। सेकंड सेशन ऑफ ट्रांसप्लांट कैन बी डन एनी टाइम आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन प्रिफर्ड है कि जब इन बालों की पूरी ग्रोथ आ जाए जो आपने ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें लग जाते हैं करीब 8 से 10 महीने। उसके बाद अगर आप सेकंड ट्रांसप्लांट कराएंगे, अगर आपको उस टाइम ज़रूरत महसूस होती है, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तब आप उसके बाद कराएंगे, तो आपको पता है कि ट्रांसप्लांट ने क्या चेंजेस आपके अंदर करे हैं, आपको कहाँ पर डेंसिटी बढ़वानी है, कुछ नया एरिया ट्रीट करना है या पुराने एरिया की डेंसिटी बढ़ानी है, तो जजमेंट आपका उसी टाइम हो सकता है। आप आगे भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, इट ऑल डिपेंड्स कि हम डोनर कितना हम ला सकते हैं। स्कैल्प का डोनर खत्म हो जाए तो बियर्ड भी ले सकते हैं, चेस्ट भी ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास डोनर कैसा है, उसी हिसाब से हमें तो हम चूज करना पड़ता है। तो हम प्रायोरिटी कैसे बनाते हैं कि कब, मतलब ये हमें बियर्ड लेना है या चेस्ट लेना है, या कोई और हेयर भी है जो यूज़ हो सकता है? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सर पे सरकाई बाल सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, बाकी सब एड ऑन्स हैं। तो जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जब तक कि पेशेंट की अपनी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, फ्रंट हम सबसे अच्छा रखना चाहते हैं और नेचुरल रखना चाहते हैं। सिर्फ अगर ये फ्रंट अच्छा है तो आपके फेस में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता रहेगा। आप पीछे से बॉल्ड हैं तब भी वो नेचुरल बॉल्डनेस है एज के हिसाब से। बहुत कोई यंग बंदे होते हैं, देन वी ट्राई टू कवर दिस ऑल्सो, मतलब प्रायोरिटी में, क्योंकि 25-26 साल के बच्चों में ये क्राउन खाली अच्छा नहीं लगता, तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। बट अदरवाइज फ्रंट अच्छा लगना चाहिए, तो फ्रंट में खाली स्कैल्प हेयर लगने चाहिए। जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं, बालों के एंगल चेंज होते जाते हैं और हम इनको बियर्ड के हेयर से मिक्स कर सकते हैं। ओके। फिर थर्ड चॉइस आती है चेस्ट हेयर। चेस्ट हेयर हर बाल का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अलग ग्रोथ पैटर्न है, तो ऐसे ही उनको भी बीच बीच में लगाया जा सकता है, एक जगह हम नहीं लगा सकते। अगर हमने एक जगह, मान लीजिए मैंने क्राउन महसूस किया, सारे मैंने चेस्ट के बाल यहाँ लगा दिए, तो वो एक अलग से पैच की तरह नजर आएगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा। ओके। ऐसा लगेगा बागीचा है कि इधर गुलाब लगे हुए, इधर कमल खिले। तो इसलिए इट हैज़ टू ब्लेंड, और यही एक अच्छे सर्जन और एक अच्छा एक्सपीरियंस कि कितना अच्छा आप ब्लेंड कराते हैं उसको, कि हम उसको पता ना चलना चाहिए कि हाँ ये कौन सा बाल यहाँ पर यूज़ हुआ है। डॉक्टर साहब, अभी तक तो मैंने जितनी भी बातें पूछी हैं वो ज़्यादातर मेल के बारे में पूछी हैं, बट मैंने आपको एक लेक्चर देखा था फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी। क्या सच में फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट कराती हैं? और ये लड़कियों को बॉल्डनेस होती है तो क्या ये भी किसी हार्मोन से रिलेटेड होती है? कोई ट्रीटमेंट होता है या सिर्फ इनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट ही एक मतलब तरीका है इसको छुपाने का? फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो इतनी बड़ी समस्या है कि कहीं ज़्यादा मेल पैटर्न बॉल्डनेस से, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस किसी को आता है, किसी की हेयर लाइन बड़ी हो गई या डिफ्यूज हेयर थिनिंग हो गई, उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन हो जाता है वो। इसलिए इस समस्या को सॉल्व करना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक। ओके। तो फीमेल पैटर्न में हम दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है कि हेयर लाइन लोअरिंग और दूसरा है डिफ्यूज थिनिंग। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। समस्या का समाधान, अगर डिफ्यूज हेयर थिनिंग है, हमने उसको अर्ली पकड़ लिया है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट है, वो चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। अगर उस मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रायल से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर ए ट्रांसप्लांट। तो फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, कि सामने से देखने में अच्छा लगे। अब कहानी आती है, किसी का फीमेल है, फोरहेड बहुत चौड़ा है, उसकी हेयरलाइन लोअरिंग करनी है, जैसे कि एक एस्थेटिकली प्लीजिंग फेस लगे, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं उनको लगता है कि ये माथा चौड़ा हो जाता है तो मोर मैस्कुलिन हो जाते हैं, उम्र से बड़े लगने लगते हैं और फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो उसको हमें वापस फेमिन करने के लिए हमें हेयरलाइन लोअरिंग करनी पड़ती है। वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से हो सकती है, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स की ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना। ओके, तो जैसे आपने बताया कि फीमेल्स में ज़्यादातर हेयर लाइन को लो करने के लिए, और दूसरा आपने कहा डिफ्यूज़, क्या डिफ्यूज़ हेयर थिनिंग जो है, जो मुझे लगता है कि पोस्ट मेनोपॉजल काफ़ी कॉमन है, तो क्या उसके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? और दूसरा, ज़्यादातर मैं देखती हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेड को शेव करना पड़ता है, तो क्या फीमेल में भी आपका यही तरीका होता है या इसमें कोई और तरीके से आप करते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल बिकॉज ऑफ द हार्मोन चेंजेस ये डिफ्यूज हेयर थिनिंग ज़्यादा आती है। ओके। और इसको भी हम हेयर ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले मेडिकल मैनेजमेंट देना है कि कितना हम उससे बिना सर्जरी के कर सकें। नहीं ठीक हो रहा या एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे हैं, बालों में थिकनेस नहीं आ रही है, गो फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट।
उससे एक इम्प्रूवमेंट आएगा। फीमेल्स में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम शेव नहीं करते हैं। दो मेन मेथड्स हैं करने के, एक FUT प्रोसीजर है, स्ट्रिप मेथड है, एक FUE प्रोसीजर है। दोनों ही मेथड से फीमेल्स में भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो पीछे वाले एरिया को हम ट्रिम करके काम कर लेते हैं, वो कैमोफ्लाज हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से लिया गया है। तो बिना हेयर को ट्रिम करे हम लोग कर लेते हैं। तो क्या मेल्स में भी ये कर सकते हैं बिना हेयर को ट्रिम मेल्स में भी कर सकते हैं। मेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स से ज़्यादा हेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो अगर FUT प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं तो हमें बाल शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि डोनर के ना सामने के। और FUE प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें हेयर शेव करने हैं, और हमें ज़्यादा बाल अगर चाहिए, मान लीजिए हमें 4-5 हज़ार चाहिए, तो ये पूरा डोनर हमें शेव करना है। अब अगर कोई ये शेव और ये बाल रहें, इसको कोई स्पोर्ट कर सकता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कराते हैं क्योंकि इसकी रिकवरी जो है 1 महीने में हो जाती है। पूरा हम शेव कर देते हैं तो रिकवरी में 4-5 महीने लग जाते हैं। तो अगर कोई ऐसे जॉब में है जहाँ पर वो नहीं चाहता कि पूरा शेव हो, तो हम बिना शेव करे भी उसका कर सकते हैं। एक नई एंटिटी है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, वो भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर कम बाल चाहिए तो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी हम करते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि अर्जेंट बेसिस पे कोई आ जाता है कि साहब हमारी शादी है 15 दिन में और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मजबूरी है, या फीमेल्स में, तब हम लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। दोनों FUT FUE मेथड से हो सकता है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, और तुरंत का तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी शक्ल में क्या चेंज आया है, और वो स्टे करता है। तो शॉर्ट पीरियड में अगर किसी को कराना है तो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एडवोकेटेड नहीं है, बट हाँ किसी की मजबूरी या परेशानी है तो कर सकते हैं। तो वही मैं जानना चाह रही थी, अभी आपने लास्ट में वो लाइन बोल ही दी कि एडवोकेटेड नहीं है। मुझे तो लगा कितना अच्छा तरीका है, फिर ये तो ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए था, फिर ये एडवोकेटेड क्यों नहीं है? एडवोकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लॉन्ग हेयर है ये टेम्परेरी है। क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट के फेजेस हैं। इन फेजेस में क्या होता है कि सबसे पहले आता है कि जब ये बाल जमते हैं आपके सर पे, तो टेक्निकल वर्ड्स हैं, न्यू एंजियोजेनेसिस होती है, नए ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं ग्राफ्ट में। 10 से 15 दिन में आता है शेडिंग फेज, जिसमें कि जो बाल आपने लगाए हैं जड़ें जम जाती हैं और शाफ्ट गिर जाती है। तो आप चाहे लॉन्ग हेयर करें चाहे शॉर्ट हेयर करें, ये फेज जो आएगा इसमें वो बाल झड़ जाएगा। तो अगर आपको टेम्परेरी करना है कि हाँ एक अर्जेंट है, 10 दिन में मेरा कोई फंक्शन है और मुझे लंबे बाल चाहिए, समझ गई। तो आप कराइए, अदरवाइज हम उसको एडवोकेट नहीं करते। मैं समझ गई, जैसे कि हम लोग पहले कुछ पौधे को उठा के किसी दूसरी ज़मीन पे लगाते हैं तो पहले वो थोड़ा मुरझाता है और उसके बाद वो, तो वही चीज़ है, लाइव बिल्कुल के ऐसा ही है। सेल्स हैं तो उसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, आज ये बहुत अच्छे से समझ में आया। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, मैंने देखा भी था कि कुछ लोग आईब्रो ट्रांसप्लांट कराते हैं या कुछ भी, क्या इसके अलावा भी, मेरा मतलब स्कैल्प के अलावा भी कोई ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बालों की समस्या खाली सर पे नहीं है, जहाँ जहाँ बाल है वहाँ वहाँ समस्या हो सकती है। ओके। तो स्कैल्प के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बियर्ड का है। ओह, जिनकी दाढ़ी कम आ रही है, रेशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन वो अब चाहते हैं कि मेरे यहाँ भी दाढ़ी आए, या पैचेस में लॉस हुआ है, या एक चीज़ होती है ट्रैक्शन एलोपेशिया। नॉर्मली हम देखते हैं जो सिख कम्युनिटी है वो टाइट टर्बन मानती है, या किसी ने बियर्ड रखी हुई है उसके ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, सर से भी और बियर्ड से भी। तो वहाँ पर हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे ही है किसी की आईब्रो वीक हो जाए, या एज वी एज आईब्रो कम होती जाती हैं, कुछ रेसेस हैं, एथिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से किसी की आईब्रो कम होती है और वो चाहें तो हम आईब्रो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आईलैश ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट हाँ आईलैश ट्रांसप्लांट भी होता है। तो इनके लिए बाल कहाँ से लाए जाते हैं? अगर हम आईब्रो, आईलैश या बियर्ड की बात करें तो इसके लिए हेयर कहाँ से उठाए जाते हैं और कहाँ के हेयर यहाँ लगाए जाते हैं? देखिए चलिए, आईब्रो की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग स्कैल्प का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिससे सिंगल ग्राफ्ट उसके मैच करते हैं, या Okay. फिर हम ग्राफ्ट्स को मॉडिफाई करते हैं आईब्रो के स्टाइल में, और उसकी डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो जब भी हम आईब्रो कर रहे हैं उसकी डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है बियर्ड। बियर्ड में अगर पैची लॉस है तो हम प्रेफर करते हैं बियर्ड का ही हेयर लेके लगा दें। कंप्लीट हेयर लॉस है जहाँ पर हमें 4,000-5,000 ग्राफ्ट चाहिए, तो हम फिर स्कैल्प हेयर का ही यूज़ करते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, बट वही डिजाइनिंग वाला पार्ट है। हर जगह बालों का एंगल और डायरेक्शन चेंज होता है, तो बियर्ड को बियर्ड की स्टाइल से आपको ग्राफ्ट करना पड़ता है, तो वो अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम बाल जो लगाते हैं स्कैल्प के और आईब्रो में लगाएं तो उनकी ग्रोथ और बाकी बालों की ग्रोथ अलग होती है, या इसके लिए कुछ स्पेशल हेयर चूज किए जाते हैं जिनकी ग्रोथ इससे मैच करती है? देखिए स्पेशल हेयर तो चूज़ करे जाते हैं, लेकिन फिर हमें थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ती है।
आईब्रो को ट्रिमिंग और ये कराना पड़ता है, जैसे हम आईब्रो का मेकअप करते हैं हम्म, वैसे हमें कराना पड़ता है। और क्या होता है कि एक चीज़ होती है रेसिपिएंट डोमिनेंस, उसमें क्या होता है कि आपने उस बाल को किस जगह लगाया है, थोड़े दिन में वो उसका कैरेक्टर लेना शुरू कर देता है। ओह, तो क्या होता है कि इनकी ग्रोथ भी धीरे धीरे स्टंट हो जाती है। इट मे टेक 2 to 5 ईयर्स, लेकिन धीमे धीमे कम हो जाती है। ऐसे ही बियर्ड का बाल हम सर पे लगाते हैं, चेस्ट का बाल हम सर पे लगाते हैं, धीरे धीरे उनका भी कैरेक्टर थोड़ा चेंज होता है, अच्छा, बट इट टेक्स टाइम। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है। मतलब बीइंग अ डॉक्टर भी मुझे आज ये पहली बार पता चल रहा है। तो चलिए, और बहुत कुछ जानना है। एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया चल रहा है, इतना ज़्यादा लुक को लेके कॉन्शियस है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सालों निकाल दिए हैं अपनी बॉल्डनेस के साथ, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे सर पे बाल चाहिए। क्या उनका भी ये सपना पूरा हो सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी एज में हो सकता है। मतलब एक हमारे पेशेंट थे जिन्होंने 86 की एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। वाओ! तो ये बस उनको था कि हाँ मुझे एक बार ये ट्राई करना है। तो एज इज़ नॉट द लिमिट। डोनर होना चाहिए, हमारे पास बाल होने चाहिए लगाने के लिए। तो जो एज इज़ पूरे नॉट द बाल लिमिट। हैं, उनके लिए आप डोनर क्या चेस्ट और बियर्ड देखिए, से लेके? पूरी बॉल्डनेस कोई चीज़ नहीं होती है, ओके, कुछ ना कुछ परमानेंट जोन सबका होता है। पूरी जो बॉल्डनेस की आप बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट बीमारी है। अच्छा, हेयर अच्छा। ट्रांसप्लांट उसका इलाज नहीं है। तो अगर कोई ग्रेड 7 बॉल्ड है, किसी भी एज ग्रुप का है, हुँ। उनको हम बाल दे सकते हैं, बट देन बड़ा जुडिशियसली उसे करना पड़ता है कि हम उनको हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनकी लुक को चेंज करने के लिए। पूरा सर हम नहीं भर सकते, हुँ। है ना। तो उनकी लुक को चेंज करने के लिए, मान लीजिए कोई 60 ईयर्स में आ रहा है कराने के लिए, 65 एज पे आ रहा है, तो भाई उसी हिसाब से उसकी हेयर लाइन डिज़ाइन होगी। तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं एज अप्रोप्रिएट हेयर लाइन। ऐसा नहीं है कि 60 साल के बंदे में आपने 15 साल की हेयर लाइन दे दी, हुँ। तो वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा और वो ऑकवर्ड लगेगा और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं होगा। हुँ। तो हर एज के हिसाब से एक हेयरलाइन डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं कि जैसे कि वो अपनी उम्र में अच्छे लगे। मेरा एक और सवाल है कि आप जल्दी से फास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर, क्या स्टेप्स हैं और कितने दिन तक कैसे फॉलो करना चाहिए? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वीडियो आपका जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानना चाहती हूँ, पोस्ट ट्रांसप्लांट मैंने ट्रांसप्लांट आज करा लिया, मैं घर जा रही हूँ, अब मुझे क्या-क्या ध्यान रखना है डे 1, डे 2 इस तरह से कुछ बता पाएँगे? बिल्कुल। मान लीजिए आपका आज आपका ट्रांसप्लांट यहाँ हो गया आज। जब आप घर जाते हैं तो यू आर वेयरिंग अ हेडबैंड। ऊपर जहाँ ग्राफ्ट लगाएं वो खुला होता है, एक हेडबैंड आप लगा के जाते हैं, जैसे कि वो सिक्योर करता है, आपका डोनर भी ड्रेसिंग हो जाती है। जब आप घर पहुँचते हैं, कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एंटीबायोटिक, पेन किलर, सूजन कम करने की दवाई, वो चलती हैं 5 से 7 दिन, दैट्स इट। घर आप जाते हैं तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हेड अप करके सोएंगे, 2 तकिया लगा के सोएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके बाल टच हो कहीं पर भी। तो इस हिसाब का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 20 डेज़ के प्रिकॉशंस हैं। उन प्रिकॉशंस में है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो हैवी वेट लिफ्टिंग, नो जिमिंग, नो स्विमिंग, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। बस इतने से प्रिकॉशन है। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इट शुड बी लेजर वॉक, ऐसा नहीं है कि दौड़ना भागना है, आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। ओह! इसमें कोई बेड रेस्ट वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 3 दिन बाद हम अपने पेशेंट्स को बुलाते हैं वापस क्लिनिक पे फॉर एन इंस्पेक्शन, जिसमें उनकी हम ड्रेसिंग खोल देते हैं, ग्राफ्ट देखते हैं कैसे हैं, क्या है। और 3 दिन बाद से ही हम लोग, मतलब विद इन अ वीक हम शुरू कर सकते हैं बालों की वो दवाइयाँ जो इनको मेंटेन करके रखेंगी। ओके। पेशेंट को हम एश्योर कराते हैं कि हाँ शेडिंग फेज आएगा, क्योंकि उनका एप्रीहेंशन है कि अब डॉक्टर साहब बाल लगाए गिर रहे हैं। तो उनको एश्योर करना है कि दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, ये होना ही होना है। हुँ। और फिर एश्योर कराना है कि भाई कब तक बाल आएंगे, क्योंकि इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपने आज बाल लगवा लिए, 1 महीने बाद आप फिर खड़े हो जाओगे मेरे पास, डॉक्टर साहब ये तो चले गए सारे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यू हैव टू एश्योर देम। तो हमारा जो फॉलोअप रूटीन है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 1 मंथ, फिर मंथली होता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। जब तक कि वो बाल निकल के ना आ जाए तब तक हम उनको नर्चर करके रखते हैं। और हर महीने हम लोग एक PRP थेरेपी देते हैं पेशेंट को, जैसे कि बालों की ग्रोथ में और फ़ायदा हो, प्लस हमारा फॉलोअप हो जाता है, पेशेंट एश्योर्ड रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी को जानना पेशेंट के लिए। बीच में अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है, पेन सेंसिटिविटी सबकी अलग होती है। हेयर ट्रांसप्लांट अदरवाइज इज़ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। उस टाइम भी नहीं पता लगना, बाद में भी नहीं पता लगना, 4 से 5 दिन आप मेडिकेशन पर रहते हैं। उसके बावजूद किसी को प्रॉब्लम है तो चीज़ें हैं जिनको हम करके उसको बेटर कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जो लोग बाहर से आते हैं सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्या उनको कितने दिन यहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है? और अगर क्या इसका कोई ख़ास मौसम भी होता है कि उस मौसम में ही कराना सबसे अच्छा होता है या कभी भी कराया जा सकता है?
तो क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप अगले दिन भी हम्म। यू कैन फ्लाई। हमारे पास ओह। बहुत सारे पेशेंट बाहर से आते हैं, जो यूएसए से आते हैं, कनाडा से आते हैं, मिडल ईस्ट से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ज़्यादातर इन जगह से जो हम लोग के पेशेंट्स हैं। तो बड़ा उनके पास भी यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कितनी जल्दी हम वापस जा सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 दिन हैं तो इट इज़ ईजी ऑन यू, अदरवाइज जा आप अगले दिन भी सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 दिन हैं आपके पास, इट विल बी ईजी ऑन यू कि आप एक बार ड्रेसिंग खुलवा लें, इंस्पेक्ट करा लें, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद आप जा सकते हैं। क्या हेयर लाइन कस्टमाइज भी होती है? क्या कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि मुझे ऐसी ही हेयर लाइन चाहिए, या ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करता है कि हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, डॉक्टर कैन ओनली गाइड, बट चॉइस इज ऑफ पेशेंट। कि वो अपने दिमाग में एक चीज़ लेके आया है, और वो ज़्यादातर 80% केस में वो एक फ़ोटो होती है जो उनके यूथ की होती है कि डॉक्टर साहब मेरे बाल ऐसे थे। अब होता है कि मान लीजिए यंग एज में आप आते हैं, 30 साल की उम्र में आ रहे हैं, 35 साल की उम्र में आ रहे हैं, और आप अपना 20 साल का फ़ोटो ला रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, करा जा सकता है, और हमें उनकी खुशी का ध्यान रखना होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को हमें बस रोकना है। कई बार क्या होता है कि वो अपनी 14-15 साल उम्र वाली फ़ोटो ले आते हैं जहाँ पर बाल बिल्कुल नीचे है, तो उनको ये समझाना है कि भाई 35-40 साल की उम्र में वो हेयर लाइन अच्छी नहीं लगेगी। उस फोटो में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपके बना दूंगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर इज देयर टू गाइड यू। अगेन वही बात आ गई, एज अप्रोप्रिएट हेयर लाइन वो बेस्ट है, लेकिन आपके मन में कुछ है तो आप फोटो लेके आइए, और ज़्यादातर लोग लेके आते हैं, हम भी खुद कहते हैं कि लेके आओ, जैसे हमें उनके एक्सपेक्टेशन भी पता लगे। बिल्कुल। और हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बताना उस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है, दूसरी चीज़ होती है कि लोग किसी सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन जो उसका फेवरेट है उसकी लेके आते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ऐसे बन सकते हैं। हाँ, अगर हमें लगता है कि हाँ ऐसे बन सकते हैं तो बिल्कुल उनको बना के देते हैं, और हमें लगता है कि आपके बाल ऐसे हैं नहीं, ऐसे बन नहीं सकते, तो उनको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कराने के बाद वो दुखी हो कि यार मैं तो ये ऐसा चाहता था। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो कुछ मेडिकल पैरामीटर्स भी होंगे कि मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं बहुत ज़रूरी हैं जो देखना कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ तो, या मेरे ये ब्लड टेस्ट देखकर जिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ ये ठीक होना ही चाहिए, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमें तैयारी करनी ही करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कराने पड़ते हैं। अगर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिससे प्रॉब्लम आती है, किसी को शुगर है, या किसी को थायराइड है, किसी का इम्यूनोसप्रेशन है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ हुआ है, तो ट्रांसप्लांट का ग्राफ्ट लॉस रेशियो बढ़ जाता है। ओके। तो हमें पहले उसको ठीक करना है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। यह अभी बता के चलना है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि ट्रांसप्लांट का फेलियर रेट बढ़ जाता है, और बालों में थिनिंग भी बहुत होती है। तो इसलिए अगर कोई स्मोकिंग को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रोक सकता है तो उसके ट्रांसप्लांट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ये तो भूल जाएगा कि मैंने ये बात नहीं सुनी, वो ये कहेगा कि ट्रांसप्लांट खराब हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहले करे जाते हैं, उसके बाद ही होता है कुछ। हाँ, मेरा एक सवाल जो बीच में छूट गया था कि क्या इसके लिए कोई खास मौसम भी होता है कि इस मौसम में कराना सबसे अच्छा होता है और या नहीं होता है, या ये कभी भी कराया जा सकता है? कि जैसे अभी तो साइंस और एंटीबायोटिक्स वगैरह इतना सब हो गया है, लेकिन फिर भी ये सवाल लोग पूछते हैं कि अरे इस मौसम में अभी तो नहीं कराना चाहिए, तो इसका कोई खास मौसम है क्या? ट्रांसप्लांट कराने के लिए किसी भी मौसम का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली अबाउट कि जब आपके पास टाइम हो, आपके पास फुर्सत हो, और जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है या जो भी हैं आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं, वो चाहे जनवरी हो चाहे दिसंबर हो। इट इज़ ऑल अबाउट इट। और कितना आप अपने लुक को लेकर कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। हर समय की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको इस सब के लिए। डॉक्टर साहब, एक मूवी थी, शायद उसका नाम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बाला, जहाँ पे बाल उगाने के लिए वो दुनिया जी तोड़ मेहनत करता है। उसे जो बताया जाता है आयुर्वेदिक, ये वो दुनिया भर की चीज़ें वो कर रहे हैं, तेल, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें आज इसलिए बिक रही हैं मार्केट में। उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि कहीं न कहीं सबको लगता है कि बस मेरे बाल अच्छे हो जाएँ। ये कितने हेल्पफुल है, या ये सिर्फ़ आई वॉश है? मैं इसको बीच में रखूँगा। थोड़े बहुत हेल्पफुल हर चीज़ होती है, आई वॉश कुछ भी नहीं है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मेडिकल मैनेजमेंट है
वो नया बाल नहीं उगा सकता, अच्छा। नया बाल नहीं आएगा। मान लीजिए आप यहाँ से बॉल्ड हो गए, बॉल्ड पैच यहाँ बॉल्ड हो गए, बॉल्ड पैच डेवलप हो गया है, माने चिकना हो गया है, अब वहाँ पर आप कितना ही तेल लगाते रहें, कुछ भी करते रहें, तो वो काम नहीं करेगा, नया बाल नहीं आएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है उसमें इंप्रूवमेंट हर चीज से आता है, तेल लगाने से भी आता है, अनियन जूस लोग लगा रहे हैं, या जितनी भी चीजें थोड़ा थोड़ा काम करती हैं सब चीज। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बेटर चीज बताएंगे कि आपकी हेयर थिनिंग में क्या बेस्ट वर्क करेगा। घरेलू नुस्खे आप कुछ भी करते रहें, हर बॉल्डनेस पे करते रहें, तो अगर आप ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्ड हैं, आप तेल लगाते रहिए तो बाल नहीं उगेंगे आपके। उसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही चाहिए। जिस एरिया से बाल जा चुका है उस एरिया में सिर्फ ट्रांसप्लांट काम करेगा। जिस एरिया में आपका एग्जिस्टिंग हेयर है और वो वीक हो रहा है उस जगह पे बहुत सारी चीज काम करती हैं। तो मैं जो तेल लगाने वाली कहानी है उसके लिए वो ये है कि ये हमारे वहाँ रिचुअल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बट हाँ स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके रखता है, बस इतना सा काम है। इसलिए तेल लगाना सबसे लीस्ट इफेक्टिव मेथड बोलूँगा मैं, सबसे लीस्ट। बेस्ट जो मेथड्स आते हैं उसमें मिनॉक्सिडिल एक यूज़ आता है, अगर हम टाइमली उसको यूज़ करना शुरू कर दें। कुछ थेरेपीज़ हैं जो बहुत अच्छी काम करती हैं, जैसे PRP एंड GFC थेरेपीज़ हैं, कुछ लेज़र थेरेपीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, और अब मॉडर्न मेडिसिन में आ गई हैं एक्सोसोम थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इनके, बट अभी उनका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो पुअर है। तो जो उनकी कॉस्ट है वो आम आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और उससे जो बेनिफिट उनको मिलेगा, नया बाल तभी नहीं आएगा लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर को वो अच्छा कर देते हैं, तो वो अभी मार्केट में इसलिए पॉपुलर नहीं है। तो चलिए, बहुत सारी बातें पता चली कि सिर्फ पुराने नुस्खों पर नहीं जाना है, कुछ नई और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके लिए भी अपडेटेड रहिएगा। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि एक्सोसोम्स, PRP, मतलब जैसे मेरा खुद का बेटा 25 इयर्स का होने वाला है और उसको काफ़ी हेयर थिनिंग थी, और उसने, मुझे लग रहा था क्या चक्कर में पड़ रहा है, क्यों सारा दिन अपना चेहरा देखता रहता है, लेकिन उसका दिमाग तो फंसा था ना। उसको हमेशा लगता था कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बिलीव मी, मैंने उसको GFC थेरेपी शुरू कराई थी, उसकी हेयर काफ़ी चेंज हुआ। मैं नहीं कहती कि सबका हो जाएगा, मगर उसके हेयर की जो मतलब हेल्थ थी वो बहुत इम्प्रूव हुई। तो आपके लिए क्या काम करेगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, मगर कम से कम आपको ये तो समझ में आए कि क्या क्या मार्केट में है, ताकि आप उसको अपने लिए जुडिशियसली यूज़ कर सकें। और जहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ डॉक्टर है ना आपके लिए। डॉक्टर साहब, इतने सारे जो शैम्पू हैं वो ये बालों की ग्रोथ को लेकर बिक रहे हैं, क्या इनका कुछ फ़र्क पड़ता है बालों पे? जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है, इन शैम्पूज़ का भी इफेक्ट है, इन शैम्पूज़ में भी कुछ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कभी भी आप शैम्पू को एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसको लगाने का तरीका बदल जाता है। उसको हमें एब्जॉर्ब कराना है अपने स्कैल्प में, खाली बालों पे लग के। जो हमारे बाल है वो एक खाली प्रोटीन है, हर चीज़ हमारे स्कैल्प और लोअर पार्ट है जहाँ पर उसकी बेसिक जड़ है, जहाँ से वो ग्रो कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेडिकेटेड शैम्पू हैं, एंटी हेयर फॉल शैम्पू हैं, दे डू वर्क, लेकिन उनको लगाने का तरीका ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट में लगाया और पानी डाल दिया और धोकर निकल गया कि मेरा शैम्पू काम कर रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह पे हमें पता चल गया है कि हम कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, कब हमें मेडिसिन लेनी है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, बहुत सारे तरीके हम जान चुके हैं। मगर मैं फिर भी एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि दुनिया में हम बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं, रोज़ बन रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन बता सकते हैं जहां आप मना कर देते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा, आप ये बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बिग नो? डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, लेकिन देखिए, सबसे पहला नो तब आता है जब हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को मैच नहीं कर पाते। तो अगर किसी की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को मैच नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी अ नो। ये तो एक ये फैक्टर हो गया। कई सारी बीमारियां हैं कि अगर हम अपनी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपने थायराइड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रांसप्लांट लॉन्गर लास्टिंग नहीं होगा। तो इट हैज़ टू बी नो जब तक कि हम उसको ठीक न कर लें। अगर हेयर लॉस किसी बीमारी की वजह से है, देन इट इज़ अ नो, क्योंकि हमें वो बीमारी ठीक करनी है। तो आप ट्रांसप्लांट भी करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे फंस के किसी इनएक्सपीरियंस लोगों के पास चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे केस आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि बस बोर्ड लग जाता है और लोगों को लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, ले लेना चाहिए। लेकिन जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं तो समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो क्या ऐसी गलतियों को सुधारा जा सकता है? क्या कोई रीट्रांसप्लांट का भी कोई ऑप्शन होता है? क्या कितना इफेक्टिव है? क्या उसमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है या वो पहले जैसे रिजल्ट दे सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अपने हर पेशेंट से बोलता हूँ, यू शुड नो योर सर्जन।
हेयर ट्रांसप्लांट में क्वैकरी बहुत है, अनक्वालिफाइड लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टेक्नीशियन बेस्ड ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ट्रांसप्लांट खराब हो रहा है। ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत सर्जरी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई उसे खराब कर देता है तो क्या होता है, ट्रांसप्लांट बदनाम हो जाता है कि जी ट्रांसप्लांट से अब बाल नहीं आया यार, बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज कि आप एक अनक्वालिफाइड लोगों के पास चले गए जिनका एक्सपीरियंस कम था या उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी ट्रांसप्लांट करने की, आप ट्रांसप्लांट करा के आ गए। ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वो आते हैं बाद में, पछतावा होता है कि हमने गलती करी। उनके भी हेयरलाइन करेक्शंस होते हैं और हमारे पास सेकेंडरी करेक्शन के लिए बहुत पेशेंट्स आते हैं। हम फिर उनके एंगल चेंज करते हैं, नई ग्रोथ देते हैं, या जहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको वो सेकेंडरी करेक्शंस करते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसीजर्स हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही लेंदी, बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है? सो हेयर ट्रांसप्लांट इज टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इट इज़ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। छोटे छोटे से ब्लॉक लगते हैं शुरू में, वैसा लगता है जैसे चींटी काट रही है, बस इतना सा। उसके बाद सारा दिन आपको कुछ नहीं पता चलेगा। यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, आप टीवी देख सकते हैं, गाने चल रहे होते हैं, ये आप बिल्कुल उस कुछ नहीं पता दौरान की लगेगा। बात करें, हेयर उस दौरान ट्रांसप्लांट की जिस दिन हेयर कराते ट्रांसप्लांट हुए? चल रहा है, हाँ। वाओ! और पोस्ट ट्रांसप्लांट भी इट इज़ वेरी वेल टॉलरेबल। आप 5 से 7 दिन दवाइयों पर रहते हैं, एंटीबायोटिक पेन मेडिकेशन होता है। कई लोग दूसरे तीसरे दिन ही दवाई छोड़ देते हैं कि उनको कोई दर्द पेन हो नहीं ही हो नहीं रहा है, रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक डर है। अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर। हर बंदा जब उठ के खड़ा होता है खत्म होने के बाद तो बोलता है कि डॉक्टर साहब हम तो सिर्फ इसीलिए डर रहे थे अब तक कि पेन होता है, अब पता लग गया कि भाई ट्रांसप्लांट में पेन नहीं होता। थैंक यू सो मच, इतनी सारी जानकारी। तो अब ये भी पता चल गया है कि ट्रांसप्लांट में पेन नहीं होता है। मेरा एक और सवाल है डॉक्टर साहब, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में बड़ा सुना है कि लोग टर्की जाते हैं, ये जाते हैं, बड़ी सारी फेमस जगह हैं। क्या फ़र्क है वहाँ के हेयर ट्रांसप्लांट और यहाँ के हेयर ट्रांसप्लांट में? क्या वो चीज़ें सिर्फ मतलब सिर्फ कहने और सुनने के लिए हैं? सो टर्की एक कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा हब बन गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर ख़राब होता है या अच्छा होता है। वहाँ पर एक ट्रेंड है, वो एक बहुत ही सेंट्रली सिचुएटेड जगह है और गवर्नमेंट प्रमोट करती है टर्की की, तो वो टूरिज्म में आ गया है। इट इज़ मोर ऑफ ए टूरिज्म बेस्ड थिंग कि आप टर्की घूमने जाइए और ट्रांसप्लांट फ्री में करा के आइए। बट वहाँ के एक्सपीरियंसेस कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ख़राब भी हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वहाँ से भी आते हैं जो वहाँ ख़राब हो चुका है। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी क्लिनिक्स हैं। टर्की लोग क्यों जाना पसंद करते हैं? मेनली यूरोप से और अमेरिका से, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसप्लांट उनके देश के हिसाब से बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन सस्ते के चक्कर में आप उसे ख़राब नहीं कर सकते। वहाँ की भी जो अच्छी क्लिनिक्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे आर एट पार। कि जो यूरोप में पैसा खर्च हो रहा है, जो आपका अमेरिका में हो रहा है या जो इंडिया में हो रहा है, दे आर एट पार। तो अच्छी जगह से कराएंगे तो अच्छा ट्रांसप्लांट होगा, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो। इट इज़ ऑल अबाउट द सर्जन हु इज़ डूइंग योर ट्रांसप्लांट, इट इज़ नॉट अबाउट द कंट्री। तो आज ये जो डिस्कशन था मेरे और डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के बीच में, बहुत सारे सवालों के मुझे तो जवाब मिले हैं। आई एम श्योर आपको भी मिल ही गए होंगे, और भी सवाल मन में आएंगे। तो जब भी ये वीडियो आप देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए, क्योंकि इस तरह के पॉडकास्ट तो हम आगे भी करते रहेंगे। मगर ये बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सिर्फ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं या उन्हीं से कराइए, मगर मेरा इतना ज़रूर कहना होगा कि इस डिग्री को, इस एक्सपीरियंस को ज़रूर समझिए। जहाँ भी आप हैं, अपने डॉक्टर को समझ के, उसके क्लिनिक को जाके समझिए। एक दिन में झट से डिसीजन मत लीजिए कि ऑफर चल रहा है तो कुछ करा लेते हैं। तो ऐसा ही एक क्लिनिक है, बोमोंट क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश GK1 हंसराज गुप्ता मार्ग पर, जहां पर आप चाहें तो डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से मिल सकते हैं, अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। आगे का डिसीजन आपको लेना है कि कराना है या नहीं कराना है, पर कम से कम एक बार तो सही डॉक्टर के पास पहुंच ही जाएंगे अगर आप ये ध्यान रखेंगे। आपको जाना कहाँ है? बोमोंट क्लिनिक। बहुत सारी जानकारी आज आपने हमें दी, बड़े सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं एक बार फिर बहुत सारे सवालों के साथ आपसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि जिस खूबसूरती से आपने ये जवाब दिए हैं, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो दिमाग के ताले हैं वो खुल गए होंगे आज। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके साथ फिर लेकर आने वाले हैं। बोमोंट क्लिनिक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, आपको कभी भी लगता है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरभि, इट इज़ ऑलवेज नाइस डिस्कसिंग द टॉपिक्स विद यू। और किसी को भी किसी और टॉपिक पे कुछ भी जानना है, कुछ जानकारी चाहिए
या कोई भी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, हम अपना अगला पॉडकास्ट उस समस्या को लेकर करेंगे।